बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, सुहेल अफजल बुक से। और अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का ये चैप्टर है और इसका अब हम साइनॉप्सिस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। साइनॉप्सिस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो के स्टार्ट के ऊपर हम एक साइनॉप्सिस देते हैं उस चैप्टर का, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका मकसद ये होता है कि आपको पहले ही आइडिया हो जाए कि इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या कुछ। इवन पूरे बुक का भी पता होना चाहिए, जैसे हमें चैप्टर्स पता होता है इस बुक में हम ये चैप्टर्स करने जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि थ्रू आउट हमें क्लैरिटी आ जाती है और वो क्लियर विजन के साथ हम मूव करते हैं। हमें पता होता है कि अच्छा हमें ये कोर्स ऑफ कंटेंट जो है इसको कवर करना है, तो आसानी रहती है ज़रा। तो इस चैप्टर के अंदर भी जब आप ये देख लेंगे, इस चैप्टर के अंदर इनफैक्ट ये तरीकाकार है और ये सीक्वेंस में होता है। इसमें जो है बिल्कुल हम देखेंगे कि स्टार्ट में हमें कौन से टॉपिक को करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कौन सा करना है। एक पूरा प्रोसेस है। तो जिस स्टेप्स में या जिस प्रोसेस वाइज इसको लिखा गया है, इसी तरह आपको वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, इसमें टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे इनफैक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसका स्केच, और उस स्केच को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफ़ी कोई अच्छा एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो होगा प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आपने अक्सर अकाउंटिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस में या बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने एक चीज़ देखी होगी, लिखा होता है नोट्स रिसीवेबल एंड नोट्स पेएबल। एक तो बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल होते हैं ना। तो जब हम बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और जब हम नोट रिसीवेबल और नोट्स पेएबल की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। दोनों जो है वो तकरीबन रिलेटेड ही हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो दोनों की बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क है इनके अंदर। और वो क्या फ़र्क है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर हम इस प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशंस देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फीचर्स देखेंगे प्रॉमिसरी नोट की क्या फीचर्स होती हैं, और उसका स्केच और उसकी एक्सप्लेनेशन हम प्रॉमिसरी नोट की देखेंगे। ये हो जाएगा इन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आइडिया। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट के बारे में, और यहाँ पे इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये कितनी तरह के होते हैं। तो मेन जो है इसकी कैटेगरीज वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को अगर देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE शॉर्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, और एक है टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब है लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज और इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज। लोकल का मतलब है यानी जो नेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज है, विद इन द कंट्री आपके पास जो है, और इंटरनेशनल जो कि बिटवीन द कंट्रीज जो है वो हो रहे होते हैं। तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। अब इनमें दोनों में भी हम डिफरेंस देखेंगे कि अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पूरा चैप्टर हमारा जो है ये इन दो के गिर्द घूम रहा है, और यही दो टॉपिक अगर हम कवर करेंगे तो हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। पूरी प्रॉब्लम इन दोनों के ऊपर ही बेस है, कुछ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है और कुछ एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे ट्रीट करना है। अब बहुत आसान तरीकाकार है, जिस तरीके से मैं अब इसको लेके चल रहा हूँ उसको आप देखिए। हम लेके चलेंगे इसको ऑप्शन वाइज। ऑप्शन वाइज से क्या मुराद है कि अब इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉयर वो बंदा होता है जिसने बिल को ड्रॉ करना है, यानी यह आप आम जुबान में कहें तो हम ये कहेंगे ये सेलर है, और जो ड्रॉई है वो है जो बायर है, जो चीज़ें खरीद रहा है। तो यानी ये सेलर है। तो सेलर के पास क्या ऑप्शन है या ड्रॉयर के पास क्या ऑप्शन है, और ड्रॉई यानी जो परचेजर है उसके पास क्या ऑप्शन है। ड्रॉयर के पास चार ऑप्शन होते हैं। जब वो बिल को जो है वो ड्रॉ करता है तो ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके वो बिल दोबारा ड्रॉयर को दे देता है। अब वो जो बिल होगा उसके पास, ड्रॉयर के पास चार ऑप्शन होती है, या वो उस बिल को रिटेन करेगा, या वो उसको डिस्काउंट करवाएगा, या वो उसे एंडोर्स करेगा, या वो सेंड फॉर कलेक्शन करेगा। ये चार ऑप्शन होती है ड्रॉयर के पास। रिटेन का मतलब है बिल को वो सपोज कर लें 3 महीने का बिल है तो 3 महीने तक अपने पास उसको रखेगा। डिस्काउंट का मतलब है कि अब उसको पैसों की फौरन जरूरत आ गई है तो वो कुछ खास स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देते हैं। आप वहाँ बिल ले जाएंगे और वहाँ से आप उनको डिस्काउंट करा लेंगे। बैंक अपना उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो अपना वो रख लेगा और बाकी पैसे आपको दे देगा। तो इस तरह करके उसका बिल डिस्काउंट हो जाता है। अब उसने रिटेन भी नहीं किया, डिस्काउंट भी नहीं कराया, लेकिन उसने किसी के आगे पैसे देने थे और इस ड्रॉई से उसने पैसे लेने हैं, तो वो उसके क्या करता है, एंडोर्स कर देता है। यानी उसने किसी के देने थे तो बिल जो इसके पास है उसको बिल ही दे देगा कि भाई मैंने फलां डेट पर लेने हैं, तुम ही उसको बिल देकर उससे पैसे तुम ले लेना।
जैसे चेक होता है, तो ये बिल्कुल इसके जैसे चेक होता है उसी तरह चेक एक खुद एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये आप जहन में रखिएगा कि जो चेक हम ड्रॉ करते हैं जो बैंक के अंदर, वो खुद एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो जैसे हम उसको एंडोर्स करते हैं, इसी तरीके से ये भी एंडोर्स होता है। सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब है कि अब जो उसके पास बिल आया है उसको वो अपने ही किसी बैंक के बैंकर के पास रखवा देता है और उसे कहता है कि जब ड्यू डेट आएगी तो जाके पेमेंट लेकर मेरे ही अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो ये है सेंड फॉर कलेक्शन। तो 4 ऑप्शन है ड्रॉयर के पास। अब ड्रॉई के पास क्या ऑप्शन होती है, मतलब वो क्या कर सकता है, वो बिल को या तो करेगा ऑनर। ऑनर का मतलब है कि वो ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट करेगा। 3 महीने का बिल था तो 3 महीने बाद वो कहेगा कि लो जी ये आपके पैसे आ गए। लेकिन बाज़ दफ़ा उसके पास पैसे नहीं होते, तो अब वो ड्यू डेट पर पेमेंट अगर नहीं करता तो हम उसे कहते हैं कि बिल हो गया है डिसऑनर। अब डिसऑनर दूसरा केस हो जाएगा। और तीसरा केस बनेगा रिन्यूअल। रिन्यूअल का क्या मतलब है कि उसको पहले पता चल जाता है कि भाई ड्यू डेट आने वाली है, बजाय कि बिल डिसऑनर हो, मैं इसके पैसे इसको जो है पैसे तो दे नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ बिल को रिन्यू करा लेता हूँ। वो उसके पास चला जाता है ड्रॉयर के पास, जो कि उसका ड्रॉयर ये जो सेलर है उसे कहता है कि भाई मुझे महीना और दे दो ऊपर, या 2 महीने का बिल मुझे नया ड्रॉ कर दो, या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अब वो अपना ऐड करके और उसे नया बिल ड्रॉ कर देगा। इसे कहते हैं रिन्यूअल, रिन्यू करा लेगा। और आखिरी ऑप्शन उसके पास है रिटायर की। रिटायर में वो क्या करता है कि वो ड्यू डेट से पहले उसकी पेमेंट, मतलब उसके पास पैसे आ गए ड्रॉई के पास, तो वो क्या करेगा, उसको पहले पैसे दे देगा और बल्कि उसको डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट जिसे होता है। तो इस तरह करके उसको कैश डिस्काउंट के माध्यम में कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले पैसे दे रहा है। तो रिटायर का मतलब है कि ड्रॉई के पास पहले पैसे आ जाएंगे। तो हो सकता है 3 महीने का बिल था, वो 1 महीने बाद उसके पास पैसे आए तो उसने कहा लो भाई पैसे पकड़ो और जाओ अपना काम करो। तो ये यहाँ पे रिटायर भी वो कर सकता है। तो मतलब इसके पास क्या ऑप्शन है, ऑनर कर सकता है, डिसऑनर, रिन्यूअल और रिटायर, और 4 ऑप्शन उसके पास। तो 4 और 4 वैसे तो 8 बनता है, लेकिन इसको 16 केस बनेंगे, 16 टोटल केस बनेंगे। अब ये इसके लिखने का फायदा ये है कि जब आपको ये याद हो जाएंगे ना, तो आपको पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा फिट हो जाएगा ऐसे दिमाग के अंदर कि अच्छा ये तरीकाकार है, और पूरे का पूरा ये फिंगर टिप्स पर होगा। यही एक यूनिकनेस है हमारे लेक्चर्स और बाकियों के अंदर, जो कि आप वाज़ेह तौर पर फर्क देख पाएंगे। अब यहां पे देखें केस 1 है जिसे हम ऑनर कह रहे हैं। अब ऑनर का मतलब है कि यानी बिल ऑनर हो रहा है, लेकिन अब इधर से तो ऑनर चलेगा लेकिन ड्रॉयर के चारों केस चलेंगे। मतलब अब आपको प्रॉब्लम जो पहले आ सकती है वो प्रॉब्लम इन्हीं में से ही कोई एक प्रॉब्लम होनी है। मतलब क्या हुआ कि या तो वो कहेगा जी कि बिल ड्रॉ हुआ और उसने अपने पास रिटेन किया, ड्यू डेट पर उसको पेमेंट कर दी गई, तो इसे हम कहते हैं कि रिटेन किया उसने और एंड पे उसको पैसे मिल गए। दूसरा है कि या ये हो सकता है कि उसने डिस्काउंट करा लिया था लेकिन उसके भी पैसे पेमेंट हो गए, मतलब बैंक ने जाके बिल को प्रेजेंट किया तो उसने बैंक को पैसे दे दिए, तो तब भी ऑनर हो गया। या हो सकता है कि उसने एंडोर्स किया, मतलब किसी दूसरे बंदे को दे दिया था, थर्ड पार्टी को दे दिया था, थर्ड पार्टी ड्यू डेट पर उसके पास ले गई, उसने उसको पैसे दे दिए, तो ये हो जाएगा एंडोर्स एंड ऑनर वाला केस। और एक है कि सेंड फॉर कलेक्शन किया था और उसने जाके जब बैंक ने प्रेजेंट किया तो उसने बैंक को पेमेंट कर दी। तो मतलब कि ये 4 तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ जाता है डिसऑनर का केस, उसके साथ फिर यही 4, इसके अब ड्रॉयर के यही 4 चलेंगे। जैसे ड्रॉई का यहां पर पहला केस था ऑनर 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 ऑनर, और इधर से ड्रॉयर के केस है रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स एंड सेंड फॉर कलेक्शन। तो इस तरह करके बन गए। अब डिसऑनर 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 करता जाएगा इन एवरी केस, कि वो रिटेन करे तो डिसऑनर हो गया, मतलब उसने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए। उसके बाद डिस्काउंट कराया, डिसऑनर कर दिया, उसने ड्यू डेट पर पैसे बैंक को नहीं दिए। एंडोर्स किया, थर्ड पार्टी लेके गई, उसने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए। अब क्या होगा वो हम आने वाली प्रॉब्लम्स में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या होता होगा। फिर वो सारे ट्रीटमेंट हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसको सारे को देखेंगे। सेंड फॉर कलेक्शन किया और उसने डिसऑनर कर दिया। तीसरा केस कौन सा आ जाएगा, रिन्यूअल का। यहां तक कितने हो गए, 4 केस के 4 आपके पास ये आ जाएंगे, तो 8 बन जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो आगे 8 और हैं, तो ये 16 केस बनते हैं। तो रिन्यूअल में क्या करेगा कि उसने रिटेन किया, उसने रिन्यू करा लिया, इसने डिस्काउंट कराया, उसने रिन्यू करा लिया, एंडोर्स किया, उसने रिन्यू करा, सेंड फॉर कलेक्शन किया और उसने रिन्यू करा लिया। तो ये हो गया रिन्यूअल वाला केस, इसको हम केस 3 का नाम देंगे। और केस 4 हमारे पास होगा रिटायर का। रिटेन हुआ और उसने रिटायर कर दिया, डिस्काउंट कराया उसने रिटायर कर दिया, एंडोर्स किया उसने रिटायर कर दिया, सेंड फॉर कलेक्शन किया उसने रिटायर कर दिया। ये 4 हो गए, ये तो हो गए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर। और 5वां केस होगा इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी डिसऑनर से अगली स्टेज है। इसमें क्या होता है कि वो नोटरी पार्टी पब्लिक वगैरह जो होती है वो सारा उसको देखेगी कि जी अब उसकी पेमेंट मूवमेंट होती नहीं है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ से उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पता चला कि इसके पास तो भाई पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है कि अब ये पैसे नहीं दे सकते, तो हम उसे कहते हैं कि अब ये इनसॉल्वेंट हो गया, अब ये पैसे दे ही नहीं सकता। तो उस इनसॉल्वेंसी के केस में जो फाइनल उसको जितने पैसे मिलेंगे वो अपने को ले लेगा, यानी अगर उसका 10,000 का था तो 1,000 2,000 मिल गए तो वो करके और बाकी खत्म हो जाएगा उसका। तो ये है इंसॉल्वेंसी वाला फाइनल केस, ये हम देखेंगे।
और यहाँ पर आपका ये ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारी की सारी, यहाँ ये खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आगे डिफरेंस बताया गया है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर स्पेसिफिकली कुछ खास डिफरेंसेस हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर हम अकोमोडेशन ट्रीटमेंट ऑफ द अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी हम ट्रीटमेंट देखेंगे। इसमें 3 ही केस है और चौथा एक और इंसॉल्वेंसी वाला ऑब्वियसली इनके साथ आ जाएगा। ये वो होंगे जिसके अंदर वो ऑनर हो जाता है और एक और केस आएगा जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी होगी। अब ये इसमें 3 आते हैं कि एक अकोमोडेशन में क्या होता है कि एक बिल ड्रॉ होता है सेल परचेज के लिए नहीं, लेकिन जस्ट किसी की हेल्प करने के लिए कि उसको पैसों की जरूरत है, उसने कहा तुम बिल ड्रॉ कर दो, मैं चलो डिस्काउंट करा लूंगा और बैंक से पैसे ले लेंगे, जब मेरे पास कुछ 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बैंक में पेमेंट कर देना। ये होता है अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना किसी को, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के आ सकते हैं। सिंगल बिल वन पार्टी बेनिफिट, यानी एक वो बिल ड्रॉ करेगा और एक पार्टी को बेनिफिट होगा उसका, यानी एक जो डिस्काउंट करा रहा है वो भी पैसे सारे रख रहा है। सिंगल बिल फॉर 2 पार्टी बेनिफिट, दोनों को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने कहा चल एक तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर दे, मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा, जाके तू बैंक से डिस्काउंट करा ले, उसमें पैसे जितने भी तुझे चाहिए तू रख ले, जितने मुझे चाहिए होंगे मैं रख लूंगा, और बाद में 2 महीने या 3 महीने बाद पैसे आएंगे तो इकट्ठे करके बैंक को दे देंगे। ये होगा सिंगल बिल है लेकिन दोनों पार्टी का बेनिफिट है। और एक है 2 बिल फॉर 2 पार्टी बेनिफिट्स। अब इसमें इसे म्यूचुअल अकोमोडेशन कहते हैं कि उसने कहा कि ठीक है ऐसे करो कि 10,000 का बिल तुम मेरे पे ड्रॉ कर दो 3 महीने का, और 10,000 का मैं तुम पे ड्रॉ कर देता हूं, तो अब जब ड्यू डेट आएगी तो तुम भी जाके अपनी पेमेंट कर देना, मैं भी पेमेंट कर दूंगा, हमारा टाइम गुजर जाएगा। तो ये है म्यूचुअल अकोमोडेशन। अब उसके बाद यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है अकोमोडेशन बिल के ऊपर। और चौथा केस जैसे मैंने बताया कि इंसॉल्वेंसी का हम लास्ट पे देखेंगे। और आईकॉम वालों के लिए, आईकॉम पार्ट 1 वालों के लिए ये वाला पोर्शन जो है करने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर है तो आप इसको देख लीजिएगा, कंसिडर कर लीजिएगा। लेकिन बीकॉम वगैरह के लिए ये जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से क्वेश्चन आता होता है, तो उसको उनको कंसिडर करना होगा। और लास्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम करेंगे। यहाँ ये फुल चैप्टर है और इसके अंदर 7 मेन टॉपिक्स हैं। आप समझ लें कि इसके अंदर रहते हुए हमने इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू करना है। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।